फुलवारी में चर्चा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज बहुत सारे नए आदरणीय अतिथि भी हैं। आप सब लोगों का भी जो पहली बार आ रहे हैं फुलवारी में, आप सबका भी हार्दिक स्वागत और फुलवारी परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत। इस बीच दिवाली, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, भाई दूज भी गया, तो उन सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज हम लोगों ने जो प्रस्तावित किया था, बहुत ही विशिष्ट और सम्मानित लेखक आदरणीय पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी की पुस्तक कविता का अमर फल पे आज चर्चा करनी प्रस्तावित थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके अस्वस्थ हो गए तो वो आना चाह रहे थे, लेकिन अभी कुछ असमर्थ हैं आने में। तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग उनकी पुस्तक पे ही आज चर्चा करेंगे एक पैनल डिस्कशन के रूप में। और थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन जगूड़ी जी का बताती हूँ। वैसे आप सब उनसे भली भांति परिचित हैं। जगूड़ी जी का जन्म 1940 में धगड़ गांव सेम मुखेम टिहरी गढ़वाल में हुआ था। आप गढ़वाल राइफल के सिपाही भर्ती हुए थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो पहले एज अ सिपाही भर्ती हुए थे गढ़वाल राइफल में, लेकिन उनकी पढ़ने लिखने की प्रबल इच्छा थी। और जो तत्कालीन रक्षा मंत्री जी थे श्री कृष्णा मेनन, जगूड़ी जी ने उनको एक प्रार्थना पत्र भेजा कि मुझे आप फौज से मतलब वापस कर दीजिए क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने सहमति दी और उसके बाद वो फ़ौज से घर वापस आए और पढ़ाई पूरी करी। और उसके बाद सरकारी स्कूल में वो शिक्षक थे और तदुपरांत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर सूचना सेवा में उच्च पद पर 20 वर्ष तक उन्होंने पहाड़ में सेवा करी। उत्तराखंड प्रदेश में भी वो सूचना सलाहकार, उत्तराखंड दर्शन के प्रथम संपादक, संस्कृति साहित्य कला परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष रहे। उनकी बहुत सारी प्रकाशित कृतियां हैं। कविताओं में उन्होंने कविता को एक नई पहचान दी है और बहुत सारे उनको सम्मान भी मिले हैं। व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, रघुवीर सहाय सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता का सम्मान और फाइनली राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदत्त पद्मश्री सम्मान मिला है उनको। आज आपकी जिस पुस्तक पे हम लोग चर्चा करेंगे, कविता का अमर फल, इस पुस्तक का जो आवरण पृष्ठ आपके समक्ष है, जो तस्वीर है पत्थरों की, मुझे तो ये तस्वीर ही बहुत अद्भुत लगी क्योंकि उसको देख के ऐसा लगता है कि पत्थर को आप छू सकते हैं, इतना ज़्यादा उस तस्वीर में जान है। और इसी तरह से उनकी कविताएं भी हैं जो पत्थर विमर्श में जो उनका फर्स्ट सेक्शन है, इतनी अद्भुत कविताएं हैं। एक कविता की मैं 2 लाइनें पढ़ती हूँ। जो ठोकर खाते हैं, ये कविता का नाम है। जो ठोकर खाते हैं वो प्रवाह पा जाते हैं, बिना गीत लिखे बिना गीत गाए वे चाल के लय और छंद से परिचित हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने जो थोड़ा फॉर्मेट को चेंज किया है क्योंकि जगूड़ी जी आने में असमर्थ थे, तो अब हम लोग माननीय सुधा रानी मैम से अनुरोध करेंगे कि आप अध्यक्षता करिए और एक पैनल डिस्कशन के रूप में इसको कराएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम से, सुधा रानी मैम से, आप बीच में आ जाइए एज एन अध्यक्ष। और रतूड़ी जी आपको पुष्पगुच्छ देके स्वागत है। डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, तो आप सभी बहुत परिचित हैं आपसे। आपकी 2 पुस्तकों पे फुलवारी में चर्चा भी हो चुकी है, विजयिनी और अमरत्व की ओर, जो उपनिषद की कथाएं हैं, और आप महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। आपका बहुत स्वागत है मैम, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस। और आज की जो डिस्कशन है, मैं आदरणीय डॉली डबराल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, अपना स्थान ग्रहण करिए। अनिल रतूड़ी जी आपको पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। बहुत स्वागत है। आदरणीय डॉली डबराल मैम प्रारंभ से ही फुलवारी परिवार से जुड़ी हैं। आपने 50 वर्षों तक स्कूलों में अध्यापन कार्य किया है। आपकी 2014 से अब तक 10 प्रकाशित पुस्तकें हैं। आपकी कहानी संग्रह अफ्रीका हाउस पर फुलवारी में सुंदर सार्थक चर्चा हुई थी। आपको कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें ONGC तथा हिंदुस्तान का विमेन अचीवर सम्मान, हिंदी साहित्य के लिए अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सम्मान, अमर उजाला नारी सम्मान इत्यादि हैं। आप महिला मुद्दों को अपनी लेखनी से बुलंद आवाज़ देती हैं।
तथा पुस्तकों से हुई आय से निर्धन बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाती हैं। आपका हार्दिक स्वागत है मैम। अब मैं अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। और आप सबको पुनः हार्दिक स्वागत। और जीवन की शक्ति है वो बरकरार है। हमारा ये कष्ट है कि वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और हम लोग आज उनके साक्षात उनसे यहाँ वार्ता से एक प्रकार से हमारा अभाव रहेगा, किंतु हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी जो स्वास्थ्य है वो शीघ्र ठीक हो और फिर पुनः तो एक अग्रिम तिथि पर ऐसा अवसर सुअवसर आए कि हम उनसे यहाँ पर स्वयं बात कर सकें आपके समक्ष और आप लोगों का उनसे तारुफ और वार्तालाप हो सके। इस प्रारंभिक उसके पश्चात मैं यह भी क्षमा चाहूँगा आपसे कि आमतौर पर फुलवारी में हम लोग समय से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आज कुछ क्षण का विलम्ब हुआ। एक तो अपरिहार्य परिस्थिति थी क्योंकि स्वयं जो लिए 24वां श्रृंखला, हमारी उस श्रृंखला में 24वां ये अवसर है जब कोई चर्चा यहाँ हो रही किसी पुस्तक पर। तो अब लगभग 24 पुस्तक, उतने ही लगभग लेखक और उतने ही लगभग जो डिस्कसेंट हैं उनको यहाँ आपके समक्ष भिन्न भिन्न अवसर पर उनसे वार्ता करने का, उनसे बात करने का, उनके विचारों को सुनने का हमें अवसर मिला। हमने हमेशा आपको कुछ गर्म पानी और पिला। अच्छा, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ विलम्ब हुआ, अन्यथा यहाँ हमारा ये एक सिद्धांत है कि समय पर हर चीज़ को करा जाए। आज के लिए पर्याय परिस्थितियों के कारण आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आज हमारा यह आज जो अब सेशन जिसको हमने प्रस्तावित किया है उस पर एक उनकी जो पुस्तक है लीलेधर जुगड़ी जी की कविता का अमर फल, यह पुस्तक जिसके बारे में अभी जिसके आवरण के बारे में राधा जी ने अभी आपको बताया, उस पर हम ये एक कविताओं का संग्रह है, उस पर हम कुछ देर के लिए यहाँ हमारी आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी हैं जो निरंतर कोई भी पुस्तक यहाँ जो जिस पर चर्चा हुई है वो उस पुस्तक को मंगाती हैं, उसको पहले पढ़ती हैं, उसका गहन अध्ययन करती हैं और उसके पश्चात अपनी जो उनकी साहित्यिक समझ है, अनुभव है जीवन का, उसके आधार पर हमेशा अपने सुविचारित टिप्पणियों से हम सबको लाभान्वित करती रही हैं और वह स्वयं अपने आप में एक शिक्षाविद भी हैं, लेखक भी हैं। हमें सौभाग्य है कि वो यहाँ हमारी इस सेशन की भी अध्यक्षता कर रही हैं और आदरणीय श्रीमती डॉली डबराल जी जो जैसा अभी राधा जी ने बताया स्वयं लेखक भी हैं और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भी लंबा अनुभव प्राप्त किया है। वो आज इस सेशन की जो पूर्व जो इसका प्रारूप था उसके अनुरूप वो डिस्कसेंट थी, तो उन्होंने भी इस पुस्तक का गहन अध्ययन किया है और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि जब इतने बड़े विराट व्यक्तित्व जैसे जगुड़ी जी हैं उनसे वो प्रश्न करने के लिए तैयार थीं, तो वो आज आपको अपने उस अध्ययन से लाभान्वित करेंगी। अगले कुछ आधा घंटा 35-40 मिनट हम लोग उसके विभिन्न पक्षों पर बात करने का प्रयास करेंगे और फिर जो यहाँ संभ्रांत और विद्वान जन बैठे हुए हैं वो उनके कोई ऑब्जर्वेशंस होंगे, कोई वार्ता होंगी उस पुस्तक से संदर्भित या जगुड़ी जी के साहित्य जो उनकी यात्रा है उसके बारे में, तो उस पर आप सबसे भी बातचीत हम लोगों को आदान प्रदान करने का अवसर हम देना चाहेंगे। और इससे पहले कि फिर सूर्य अस्त हो हम लोग अपना भीतर चाय के लिए चले जाएंगे। ये पहला अवसर है जब 24वें एपिसोड में ऐसा सहयोग या मैं कहूँगा ऐसा योग बना कि जो लेखक थे वो नहीं पहुँच पाए, तो शायद यह भी होना था और हमें कष्ट है, लेकिन जैसा मैंने कहा जगुड़ी जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं। यह पुस्तक प्रथम संस्करण इसका 2020 में आया है
और राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा ये प्रकाशित पुस्तक है। 150 पृष्ठ की यह पुस्तक है। इसके 6 भाग हैं और इसमें लगभग 68 कविताएं हैं। 6 भागों में लेखक ने इसको बांटा है और लगभग एक आध भाग को छोड़ दें तो तकरीबन बराबर नंबर की जो संख्या की जो कविताएं हैं बराबर हर भाग में उन्होंने दी हैं। और 6 भाग जो हैं वो है पत्थर विमर्श। अब जाहिर है कि जो लेखक हैं वो हिमालय के पत्थरों के मध्य से उत्पन्न हुए हैं, तो पत्थर जो है उसकी भूमिका चाहे वो अक्षरशः शब्दश रहे या उनके रूपक तौर पर हो, ये उसमें प्रतिबिंबित होता है। पत्थर विमर्श। एक दूसरा भाग है अंधेरा उजाला। ये मेरे ख्याल से सार्वभौमिक एक विचार है, अंधेरा उजाला। अपनी भाषा पर संदेह करो। एक भाग ये भी है। कई डेरों वाला शहर। कई डेरों वाला शहर चौथा भाग है। फिर 5वां भाग में फिर पर्वत या पहाड़ या पत्थर, उसका है यादों का पहाड़। यादों का पहाड़। और फिर जैसे हर मंथन के बाद जो है कुछ अमृत निकलता है, ऐसा 6ठा भाग है जिसमें उन्होंने कहा है कविता का अमर फल। कविता का अमर फल। भिन्न भिन्न पुस्तकें उनकी अब तक 1964 में उनकी पहली एंथोलॉजी आई थी और तब से निरंतर वो चली आ रही है और 2020 में अभी ये जो पुस्तक जिस पर हम वार्ता कर रहे हैं ये आई है। आपको जगुड़ी जी को इतने सम्मान मिले हैं साहित्य के जगत से उनके कार्य को देखते हुए कि उनके बारे में चर्चा करना मेरे ख्याल से सूरज को चांद वो दिखाना होगा, दीपक को सूर्य को दीपक दिखाना होगा। लेकिन 2 महत्वपूर्ण जो उनको मैं कहूँगा एक प्रकार से माइलस्टोन हम कह सकते हैं कि जो आमतौर पर किसी भी बड़े साहित्यकार के लिए होगा। एक तो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है वो उनको 1997 में अनुभव के आकाश में चांद, ये उसके लिए मिला था। ये उनकी एक एंथोलॉजी है, एक है। और 2004 में उनको जो पद्मश्री है उससे नवाजा गया था। उनकी जो कविताएं हैं, मैंने इसको काफ़ी गहन तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। वो बहुत एक विराट कवि हैं। मैं कहूँगा हमारा साहित्यिक अनुभव उनके सामने बहुत कम है, तो उनको क्योंकि वो यहाँ बैठे होते हैं इसलिए मैंने थोड़ा और ध्यान से उसको पढ़ा। तो मैंने एक चीज़ पाई कि कविता बहुत सारे मनुष्य करते हैं और साहित्यकार भी करते हैं, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं वो बहुत मैं कहूँगा सूक्ष्म विचारों पर, भावों पर केंद्रित है। एक अजीब विडंबना है कि शब्द बड़े सरल, छंद मुक्त मैं कहूँगा पंक्तियाँ, कोई छंद उसमें वैसा नहीं है जो कि मैं शास्त्रीय तौर पर जो व्याकरण बनाया हुआ हो उसके आधार पर नहीं, लेकिन एक विशेष किस्म की ताल, लय, जो विचार और मात्राओं का एक सम्मिश्रण मैं कहूँगा ऐसा है कि वह अपने आप में एक अलग किस्म की गेयता रखता है, एक लिरिसिज्म उसमें है। और ऐसी जो कविताएं हैं उसमें सरल भाषा में इतने गहन चिंतन, चाहे वो विचार का हो, चाहे वो प्रकृति का हो, चाहे वो मानव के अपनी खोज के बारे में हो, चाहे वो ब्रह्मांड के साथ
उसका रास्ते के बारे में हो, चाहे वो पहाड़ के बारे में हो, चाहे वो पहाड़ की महिला के बारे में हो, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द यूनिवर्सल, कि एक विशेष जो पहाड़ के क्षेत्र में जन्मे, उनकी जो प्रारंभिक जो मैं कहूँगा व्यक्तित्व का विकास कम से कम 17 वर्ष की उम्र तक तो पहाड़ में ही हुआ, लेकिन उसके उनके जो सामग्री है साहित्यिक, शब्दों की, रूपकों की, प्रकृति की, वो तो विशेष है प्रकार की पहाड़ों से निकली हुई है। लेकिन जो मानवीय जो वेदनाएं हैं, जो मानवीय प्रश्न हैं, जीवन के मूलभूत प्रश्न मानव के लिए, वो सार्वभौमिक हैं और वो एक प्रकार से पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं, और उस सामग्री को और जो देश की अन्य साहित्यिक भाषाओं की सामग्री है उसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन एक पहाड़ का उसमें जायका ज़रूर कहीं रहता है, जो थोड़ा सा मैं कहूँगा उसको उनको समझने के लिए उन शब्दों के बारे में भी जानकारी पाठकों को आवश्यक है। तो इस प्रकार के वह लेखक हैं। एक जो मैं कहूँगा अगर जो मैं क्योंकि अंग्रेज़ी साहित्य का छात्र रहा हूँ, तो एक तरफ जो कविताएं हैं जो अंग्रेज़ी में या जो पश्चिमी साहित्य में है, पाश्चात्य साहित्य में, यूरोप में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में, बाद में अमेरिका में, तो उसमें दो एक प्रकार से पैरेलल धारा चली। एक थी रियलिज्म की और एक थी रोमांटिसिज्म की। तो छायावाद जिसको हम कुछ हद तक मैं कहूँगा एग्जैक्ट उसका हाँ मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं है, और क्योंकि वो थोड़ा सा फ़र्क भी है, लेकिन रोमांटिक पोइट्री की एक धारा है छायावाद की, और एक धारा है जो यथार्थ की बिल्कुल ज़मीन से पकड़ कर चलती है। तो ये दो अलग अलग धाराएं हैं। तो अंग्रेज़ी साहित्य में हम कहें तो एक तरफ टी.एस. इलियट हैं जो बाद में आते हैं 20वीं शताब्दी में, वेस्टलैंड जैसी, उसमें वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कोई कहेगा कि ये कविता में कैसे आपने इन शब्दों का प्रयोग किया, ये तो असहज बन जाएगी, कविता की लय और ताल में ये विघ्न डालेगी। तो वो टी.एस. इलियट की कविता है, और दूसरी तरफ जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं हैं, जो एक प्रकार से उसमें ऐसा गेय है, ऐसा लिरिसिज्म है कि वह उसकी जो अभिव्यंजना है, जो उसकी प्रोसिडी है, या जो उसका एक प्रकार से रिदम है, उस रिदम को हम सुने जब, तो उसी से ज़रूरी नहीं है कि शब्दों के अर्थ से ही सीधा समझें आप उसकी ताल और लय से भी उसके अर्थ तक, उसके भाव तक पहुंच सकते हैं। वो रोमांटिक पोइट्री का वो है। आदरणीय जगुड़ी जी के लेखन में मैंने पाया कि वह दोनों किस्म के बहुत सुंदर मिश्रण हैं, और उस स्पेक्ट्रम के एक तरफ जो खालिस रियलिज्म है और दूसरी तरफ रोमांटिक या छायावादी जो विचार या भाव है, उनमें कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इसके बीच, और एक बहुत वृहद उनका जो कविता का जो आयाम है वो है। तो ये उनकी एक मैं कहूँगा विशेषता है। परंपरा और आधुनिकता, एक तरफ जो कुछ ऐसे कवि होते हैं जो परंपरा में फंसे रहते हैं, विचारों में परंपरा में फंसे रहते हैं। परंपरा के अपनी शक्तियां हैं, अपने गुण हैं, लेकिन उसके कुछ ऐसे बंधन हैं जो नई चीज़ को, अच्छी चीज़ को भी होने में कभी कभी बाधा बना देती है। तो परंपरा और जो मैं कहूँगा नई चीज़, यानी चेंज
और कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये दोनों चीज़ एक साथ जो चलती हैं। तो जगुड़ी जी की कविताओं में परंपरा, भारत की प्राचीन जो हमारी ग्रंथ हैं, उनकी परंपरा से वह सहायता लेते हैं और उनकी कविताओं में जो सामने वो लिख रहे हैं उसका अर्थ एक जगह है, लेकिन अगर जो आप उस पीछे के शास्त्र में जाएंगे तो वो कंपाउंड होगा उसका अर्थ जो है। तो वो कविता की जो समृद्धि है उससे और अधिक हो जाती है। वो परंपरा को भी लेते हैं और साथ साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कि बंधे हुए, वो नई चीज़ को, पुरानी को तोड़ के नई चीज़ की ओर भी जाते हैं। तो एक बहुत सुंदर मिश्रण उनका इसमें भी मैं देखता हूँ। तो इस एक प्रारंभिक इंट्रोडक्शन से मैं कहता हूँ कि मेरा अनुरोध सबसे पहले आदरणीय श्रीमती डॉली डबराल जी से है कि उन्होंने इस पुस्तक का गहन अध्ययन किया है। तो कुछ जो विचार उन्होंने उनके उस मस्तिष्क में आए वो उन प्रश्नों को उजागर करने का कष्ट करेंगी और अपने विचार उन पहले एक आध प्रश्न जो आपने बनाए थे मैं चाहूँगा कि आप उनको बताएं और उस पर अपने विचार रखें। आदरणीय डबराल जी। तो सभी प्रबुद्ध जन को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और पहला आभार इस महकती फुलवारी के सशक्त जन्मदाताओं को जिन्होंने इस पवित्र स्थल पर इतने बौद्धिक, वैचारिक और साहित्यिक अनुष्ठान करवाने का ताना बाना बुना और सोचा और एक दीर्घ अटके इस सुंदर कार्यक्रम को करने की पहल की, जिसमें उत्तराखंड के लेखकों की पुस्तकों और लेखकों के बारे में दुर्लभ जानकारियां प्राप्त हुई। इसके लिए मैं सभी विधाओं के साहित्य मर्मज्ञ श्री अनिल रतूड़ी जी को और एक ऐसी सशक्त नारी जो संपूर्ण नारी जाति का गर्व है, श्रीमती राधा रतूड़ी जी को बधाई के साथ कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसके लिए भी विशेष आभार कि उन्होंने उत्तराखंड के गौरव पद्मश्री लीलाधर जगुड़ी जी जैसे महनीय विराट साहित्यकार की काव्यात्मक पुस्तक कविता का अमर फल से प्रश्न करने का स्वर्णिम अवसर या मैं यूँ कहूँ कि साहस मुझे प्रदान किया। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि उनकी कविताएं जैसे जी ने बहुत डिटेल में बताया, एक बार में समझ नहीं आती है, आपको बार बार उन्हें पढ़ना पड़ता है और उसके फिर बहुत से अर्थ निकलते हैं। आप जिस दृष्टिकोण से सोचेंगे उस दृष्टिकोण से हम उस कविता को समझ पाएंगे, लेकिन पहली बार में लगेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे गूढ़ अर्थ लेकर उन्होंने बहुत सुंदर ये काव्य शास्त्र लिखा और यहाँ सारे उपस्थित एक से बढ़कर एक ज्ञानी लोग बैठे उनके सामने कुछ प्रश्न करने सचमुच बहुत मुश्किल है। तो मैं सबसे पहले उनकी कविताएं जो है उसमें पेड़, पत्थर, नदी के नए स्वरूप है। अक्सर जो कवि लिखते हैं, यहाँ पर भी कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने पेड़ और पत्थरों और फूलों, प्रकृति पे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनके जो है, उनके प्रतीक जो है, उन्हें उन प्रतीकों का पुरोधा कहा गया है। तो इस संदर्भ में मैं जो कविता पढ़ना चाहूँगी वो है जो ठोकर खाते हैं प्रवाह पा जाते हैं। और सचमुच इसके पीछे बड़ा दार्शनिक सत्य है कि जब तक हमें ठोकर नहीं लगती तब तक हम आगे उन्नति कभी नहीं कर सकते। मेरी उनसे बात हुई, अच्छा लगा मुझे सचमुच। उन्होंने कहा कि इसके दो अर्थ भी हो सकते हैं कि जो ठोकर खाते हैं वो आदमी संभल के चलता है, और जब हम किसी की समालोचना करते हैं
तो हमारा मार्ग सदैव प्रशस्त होता है, क्योंकि तभी हम अपने साहित्य को थोड़ा और सुधार सकते हैं। अगर आपने बहुत वाह वाह कर दी और आपने कहा बहुत अच्छा लिखा है, तो व्यक्ति की प्रगति वहीं पर रुक जाती है। बहुत सुंदर, उनसे मेरी बहुत पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी, तब मेरी चर्चा हुई उनसे। तो ऐसी प्रसिद्ध कविता के विषय में मैं सोच रही थी कि मैं उनसे पूछूं, क्योंकि मुझे तो आज सवाल पूछने थे। खैर, लेकिन मैं आपको ये कविता ज़रूर, जो कविताओं का मैंने संदर्भ किया है 10-11 क्वेश्चंस में, उसमें मैं ज़रूर बताऊंगी। वो लिखते हैं कि जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं, बिना गीत लिखे बिना गीत गाए वे चाल के लय ताल और छंद से परिचित हो जाते हैं। ठोकर पत्थर नहीं खाते, या तो आदमी खाते हैं, या नदियां खाती हैं, या हवाएं खाती हैं। हवाएं अवरुद्ध हो जाती हैं पेड़ों से, जब नदी आती है तो वो पत्थर उसका प्रवाह रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने इसका एक उपमा जो है वो बहुत अच्छी दी है। जहाँ पानी को ठोकर खानी पड़ती है, बिना वाद्यों के आवाज़ें निकल आती हैं, ठोकर एक संभली हुई भाषा को जन्म देती है, वहीं पर ठोकर खाई हुई ठुकराई हुई भाषा का पता पड़ जाता है। छोटी ठोकर गरजती है, बड़ी ठोकर पत्थरों से टपकता है पानी, पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं, आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है, और ये एक बहुत अच्छा उन्होंने मनुष्य को उदाहरण दिया है कि हमें ठोकर से नहीं डरना चाहिए, हमें समालोचना से नहीं डरना चाहिए, और हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जैसा अभी आदरणीय डॉली जी ने कहा, तो ये मतलब एक अंग्रेजी साहित्य में लिटरेरी टर्म है जिसको कहते हैं पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी, तो अगर जो हम उसको ट्रांसलिटरेट करें, ट्रांसलेट करना तो मुश्किल होता है, लेकिन ट्रांसलिटरेट करें तो दयनीय भ्रांति, हिंदी में उसको कहेंगे दयनीय भ्रांति। इसमें जो लेखक होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, वो जो अजीब, जो जिसमें जान नहीं है, ऐसी प्राकृतिक चीज़ों को, या जो अमानव, जो मानव नहीं है, ऐसे प्रकृति के, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ हो, उसको मनुष्य के भाव देता है और उसको ऐसा ट्रीट करता है जैसे वो ह्यूमन फीलिंग्स जो है उस प्रकार से उसके भाव होते हैं। उसको पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। तो अब जैसे अभी जो ठोकर खाते हैं वो पत्थरों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ यद्यपि वह शब्द तो पत्थर के हैं, पत्थर के लिए शब्द पत्थर है, लेकिन वो पैथेटिक फैलेसी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वो सारा मानव के विचार, उसको दिशा, उसकी वेदना, संवेदना, उसके विकास के बारे में है। कि जो मनुष्य, अगर जो हम ये माने कि जीवन में कष्ट है, तो जब भी कोई चुनौती आती है, कोई कष्ट आता है, तो वो आदमी को, मनुष्य को ये लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो चाहता है अपने कंफर्ट जोन में रहना। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो निरंतर जूझता रहता है और कठिनाइयों को पार करता जाता है, कष्ट को झेलता रहता है, कष्ट के समक्ष जो है चुनौती को लेने का उसके अंदर मादा पैदा हो जाता है, अनुभव हो जाता है, और उसके अंदर धीरे धीरे वो चीज़ उत्पन्न हो जाती है, तो वो विकसित मानव बन जाता है, चाहे वो आत्मीय तौर पर हो या वो भौतिक दृष्टिकोण से हो। तो ये बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी। मैं आदरणीय डॉक्टर सुधा जी से कहूँगा, उन्होंने इस पुस्तक का अध्ययन किया है, तो अपने प्रारंभिक विचार कुछ रखना चाहें तो कृपया। जगुड़ी जी से मेरा संबंध
उत्तर प्रदेश के समय से रहा और जब वो सूचना विभाग में लखनऊ में पोस्टेड थे। उनका लेखन जगोड़ी जी को पढ़ना और समझना एक बहुत बड़े जीवट का कार्य है, क्योंकि जिस रूप में उन्होंने लिखा है वह आम आदमी के या आम हिंदी पाठक के वश की चीज़ नहीं है। किस रूप में वो सरलतापूर्वक और इतनी पुस्तक उनकी शंखमुखी शिखरों और पहला 64 में गया और निश्चित रूप से बाद में बहुत अधिक रचना आई। उस रचना के जो कविताएं हैं वो जगोड़ी जी की मोटे तौर पर किताबें देखें, अगर किसी की संस्कृत पृष्ठभूमि नहीं है, जिस प्रकार वो मिथकी आख्यान या पृष्ठभूमि संस्कृति प्रस्तुत करते हैं बहुत जो है आसानी से नहीं समझ में आती। जैसे उसमें कविता का प्रसंग कुछ और है उस संकलन में, ययौ न तस्थौ। अब ययौ न तस्थौ एक शब्द है कालिदास के कुमार संभव का पार्वती के प्रसंग में। इसी प्रकार से इसमें उन्होंने एक कविता लिखी है भर्तरी का कथा प्रसंग अगर किसी को नहीं पता है तो वो नहीं, और किस तरीके से उन्होंने आधुनिकता का उन्होंने प्रस्तुत किया। उस किताब का शीर्षक ही वही कविता का अमर फल है। भर्तरी को सब लोग जानते हैं और 21वीं सदी में भर्तरी को याद कर रहे हैं। वो लिखते हैं, पहले मैं गद्य, सबसे बड़ी इस संग्रह की एक बात यह है हर कविता के प्रारंभ में उन्होंने गद्य लिखा है। और एक ऐसा सविता जी उसको अध्ययन कर रही हैं और जगोड़ी जी के गद्य के बारे में बराबर कहती हैं कि उनका गद्य उनकी कविताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और उनका वाचन या उनका वक्तव्य जो है गद्य और कविता लिखने से भी बहुत अधिक ऊपर है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो शायद उनके कंठ में साक्षात वाग देवती आ जाती है लिखना, किंतु उनकी सारी कविताएं आज भी सुबह जिन किताबों में चर्चा हो रही थी और अभी जिस पर हम कर रहे हैं एकांत में बैठकर गुनने की बात है, हम सार्वजनिक रूप से कुछ कह पाएँ वो संभव नहीं, क्योंकि कितनी बार उनकी कविताएं पढ़ें वो लगता है कि अभी उसमें कुछ बहुत चीज़ बाकी है। जैसे कि वे अपने समय में हम लोगों को मुक्तिबोध की याद दिलाते हैं, क्योंकि अभी बात हुई जो मानव नहीं है मुक्तिबोध की, ब्रह्म राक्षस का शिष्य करके कहानी भी कविता भी बहुत बड़ी। और इसी प्रकार से अज्ञेय की असाध्य वीणा, जिसमें वो अजित केस कमली को याद करते हैं, बुद्ध उसको किस तरीके पुरानी वीणा को किस तरीके उसने जग करा और सारे राजा लोग करके कर, तो उन प्रसंगों की बात जगोड़ी करते हैं। मेरा मानना है कि अपने समय में वो धूमिल मुक्तिबोध अज्ञेय से भी कहीं ऊपर चिंतन करते रहें। इसमें उन्होंने पहले कविता के अमर फल में गद्य में लिखते हैं, नए विषयों की उद्भावना किसी भी रचनाकार के लिए हमेशा खुले मन खुले दिमाग संसार का हर चीज़ से मिलना चाहिए। सांसारिक यथार्थ और लौकिक परमार्थ के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात कि सांसारिक यथार्थ और लौकिक परमार्थ दो चीज़ मिलाई है उन्होंने, लौकिक भी और परमार्थ भी। मैंने अपनी आत्मा को दुनिया का आत्मा का हिस्सा बनाने के लिए अपने वास्ते कविता को चुना है। शुरू से सोचता रहा कि हर चीज़ मुझे इस तरह फांस ले, मेरी आंखों से देखे, मेरी सांसों में सांस ले। मेरी कविता तदाकार तादात्म्य की कविता है। शब्दों के शोर में भाषा के उद्दंड खिलवाड़ के बीच मैं किसी तल्लीन शब्द की धूम में जो मेरी कविता में खोए हुए बच्चे की तरह अचानक दिख जाए। तो शब्द की ढूंढ जिंदगी भर चलती है, शब्द की यात्रा, और जितना लिख लें उसके बाद लगता है कुछ शब्द बचे रह गए। उन्होंने उदाहरण दिया है ऑक्टेवियो पास का, प्रत्येक पाठक दूसरा कवि है। अपने दूसरे प्रिय कवि अर्थात पाठक को रघुवीर साहा ने अपनी रचना का परिचय कहकर दिया था, प्रिय पाठक ये मेरे बच्चे हैं, कोई प्रतीक नहीं। मैं इस समय बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने प्रिय पाठक जो दूसरा कवि भी है, बिना कवि हुए पाठक भी नहीं सच्चा बना जा सकता। भीतर कविता की एक नई मांग पैदा करने के लिए कविताएं करता है, पाठकों की मांग के लिए मैंने कभी कविता नहीं लिखी। कोई भी साहित्यकार किसी की मांग के लिए कविता नहीं लिख सकता। साहित्यकार सायास लिखता है, अयत्न लिखता है, अंतरात्मा की आवाज़ से लिखता है। किसी की मांग पकड़ा है वो तो हो जाता है कि चलो भाई चुनाव हो रहा है, चुनाव के विषय में कविता लिखो, किसी के प्रशंसा में कुछ लिखना है वो करो, परंतु किसी की मांग पर कोई कविता
कोई विषय दे तो कोई एक लाइन नहीं लिख सकता। अपने समय को समय न मानकर किसी आने वाले समय को समझने के इंतजार में हम इस सदी को पार कर रहे हैं। लगता है सिद्धांतों ने, तर्कों ने, विचारों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। लगता है हमने पूंजी की ताकत को ही सबसे बड़ी नैतिक शक्ति मान लिया है, मनुष्य के एक संसाधन मानने के। कविता जिन शब्दों को अपने लिए चुनती है, रचती है, वे हमारे समय के प्रतिनिधि शब्द हो जाते हैं। भाषी कविता का रूप रस कविता द्वारा ही बचाया जा सकता है। कवियों को चाहिए कि वे आज की कविता में मानवीय व्यक्ति का नया रूप रस तैयार करें, इससे सदी के अंत में कविता का एक नया चेहरा अभिव्यक्त हो सके। बहुत सुंदर, तो कविता की जो तलाश है, बहुत अच्छा। कविता बहुत लिखी जा रही है, परंतु कविता आगे आने वाली सदी के लिए क्या प्रस्तुत कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो है भर्तृहरि के बारे में लिखी है, लंबी कविता है ये, और पूरी भर्तृहरि की कहानी है कि जिसने अपनी रानी, राजा भर्तृहरि ने अपनी रानी को दिया, उसने अपने धर्म को दिया, और करते 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 वो लौट के वहीं आ गया। लौट के फिर वहीं आया। फिर लास्ट में वो अंत में कहता है कि देह के पत्थर जैसे बल और सौंदर्य को, बोझ को कोचवान का अमर बनाना चाहता है, पहलवान सही कामुकता को अमर देखना चाहता है, मगर वेश्या इस शरीर में अमर नहीं हो जाती, वो कवियों की सूक्तियों में ढूंढती है। वाह, वो शब्द और विचारों को मोतियों की तरह गूंथती है। ऐसे समय में योगी के बाद रानी के प्रीतम सईस ने उसी बाजार में सर्वगम्या सुंदरतम स्त्री को भेंट किया था। वो अद्भुत फल जहाँ काम और कामना दोनों अमर हो, मगर वेश्या को इसी शरीर में अमर होना नहीं चाहती। शायद सुहागिनें चाहती हैं कि पति अमर हो, दाम्पत्य अमर हो। भाषा की तरह वो सर्वगम्या सर्वकाम्या स्त्री चाहती है कविता के अमर फल वाला कवि अमर हो। ये मतलब देखिए, विवाहिता स्त्रियों के लिए और वेश्या के लिए कविता के सानिध्य जोड़ा है कि कविता के अमर फल वाला कवि अमर हो। कवि की अमरत्व की कामना वेश्या कर रही है। वो अमर फल क्या चाहता है? अमर फल चाहता है कविता फिर किसी फल का बीज बनकर अमर हो, जो बीज बार बार कवियों को बोधि वृक्ष के नीचे ले जाए और योगियों को बुद्ध बनाकर वापस ले जाए। इंद्रियां समूह पत्नियों की तरह उनका हार्दिक साथ दें। इस तरह अनुभव का योग और अनुभूत का सर्वगम्य संयोग होता रहे। धन्य है वे कवि जिन्हें गढ़काएं भी अमर फल के योग। क्या बात है, क्या बात है। कितना बड़ा समाज का धन्य एक हो वो शाश्वत वो तत्व कवि जिन्हें उन्होंने गणिकाओं उभारा का है। भी वो। धन्य हो वे last line धन्य हैं वे कवि जिन्हें गढ़काएं गणिकाएं भी अमर फल के योग समझते हैं। क्या बात है। तो कवि के क्या बात कवित्व की इस प्रकार की पकड़ जो है कि जगुड़ी जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिनकी प्रतीकात्मकता, बिंबधर्मिता और एक शब्दों का जादुई कवि, हर पंक्ति में उनका शब्दों का जादुई चमत्कार जो दिखता है, पता नहीं किस प्रकार हर कविता में, लंबे बड़े बड़े ग्रंथों में वो एक संदेश देते हैं कवियों के लिए, समाज के लिए, युग के लिए और स्वयं अपने लिए। ये कविता मुझे संग्रह की सबसे अच्छी कविता लगी। शायद इसके लिए शीर्षक वो तो है ही, मतलब वो तो उसका छना शीर्षक इसी रखा वो छन के वो बहुत लास्ट है। भावपूर्ण कविता है। जैसे कि मुक्तिबोध ब्रह्म रक्षक के शिष्य की बात करते हैं, कितनी अंधी बावड़ी में घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है, वो अपने गुरु की चीज़ ढूंढ रहा है। उसी तरीके से अभी आपने जो रोमांटिसिज्म और उसकी बात करी थी, तो जगुड़ी जी उस प्रतिनिधि युग के कवि हैं या उस विचारधारा के कवि हैं जो यथार्थ के परिवेश में अपनी कल्पना, अनुभव गम्यता को प्रस्तुत करते हैं। वो पंत की तरह रोमांटिक शब्दावली नहीं गढ़ते, वैसी छंद नहीं गढ़ते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुक्त छंद में जो एक लयात्मकता है, सबसे बड़ी चीज मुक्त छंद की बात जब आई वो लयात्मकता की थी। लय के साथ, तो वो रिदमिक प्रोज जिसको कहते हैं, तो रिदम के माध्यम से जो उनके शब्द जैसे कि तैरते जाते हैं, भावों के साथ तैरते जा रहे हैं और वो कविता उतरती जा रही है और शब्दों में आती जा रही है। इसके बाद में आगे फिर दूसरा प्रश्न। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मैं इस कविता पर जाने वाला था, मेरा ये विचार था कि मैं अंत में जाऊंगा, क्योंकि ये एक उसका शीर्षक में भी है और एक प्रकार से हर मनुष्य जो है वो अंत में वो उसी प्रकार, अगर जो उसके अंदर
ब्रह्म के बारे में कुछ उसके अंदर अगर तो चैतन्य उत्पन्न हो जाए तो वो इस अमर फल को प्राप्त कर सकता है। और ये एक प्रकार से जो सारी कविताएं हैं उसका जो लक्ष्य है अंत में वो वही है उस कविता में जो उन्होंने दिया, और शायद इसीलिए उन्होंने बहुत सही उसको शीर्षक भी दिया है। तो ये जो ब्रह्म के बारे में एक प्रकार से बात अंदर है, से बाहर वाली कविता भी तो है। हाँ वही मैं अपने अंदर से उसी पे बाहर। आ रहा हूँ उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो एक जैसा क्योंकि जो अभी कविता आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी जी ने पढ़ी, उसी से जुड़ी हुई एक प्रकार से मैं कहूँगा एक और इसमें कविता है जो मैं थोड़ा सा उसको पढ़ना चाहूँगा। उससे पहले जो स्वयं लेखक ने लिखा है, भारतीय माइथोलॉजी में कुछ शब्द सांप्रदायिक बनाकर प्रचारित किए गए हैं। इसकी वजह है मिथकों को धर्म से जोड़ना। धर्म से विचार को अलग करने के लिए मिथ पैदा हुए हैं, ऐसा मेरा सोचना है। उदाहरण के लिए ऐसे कई शब्द हैं जो लिखे जा सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म शब्द को यदि लें तो उसे कुछ लोग ब्रह्मा से जोड़ देते हैं, जबकि ब्रह्म शब्द नितांत व्यक्तिक चेतना के लिए या उसके इंगित करने के लिए पैदा हुआ प्रतीत होता है। और फिर आगे बोलते हैं, जब व्यक्तिक चेतना अपने सामूहिक संबंधों के रचनात्मक परिणामों के कारण खुद को सारी सांसारिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मानने लगता है, तभी वह कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ। मैं फिर से इसको पढ़ना चाहूँगा। जब व्यक्ति चेतना अपने सामूहिक संबंधों के रचनात्मक परिणामों के कारण खुद को सारी सांसारिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मानने लगता है, तभी वह कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ। यानी कि सृजन करने की सारी परिस्थितियों के लिए हर तरह से मैं जवाबदेह हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वामसि, जो हम अगर जो उसको उपनिषादिक उसमें जाएं तो एक प्रकार से जो ये खोज है इसमें वो अपने अंदर और बाहर जो पूरा ब्रह्मांड है उसके साथ जो उनकी वार्ता है, और उसका प्रयास वही है। अभी यहाँ आई हैं हमारी रंजना जी बैठी हैं, उन्होंने मुझे आते ही एक पुस्तक दी जिसमें लिखा था, जिसका शीर्षक है हु एम आई। उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, हु एम आई। तो ऐसे ये प्रश्न शायद हर मनुष्य को अपने से पूछना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बिना ये प्रश्न पूछे बहुत सारे लोगों को, मैं कहूँगा या गलतफहमी कहिए, उनको ये गलतफहमी है कि मैं कौन हूँ उन्हें पता है। और बहुत सी दफ़े मेरे ख्याल से अधिकांश लोग यहाँ से चले जाते हैं दूसरे लोक में या जहाँ भी, और वो हमेशा वो गलतफहमी बनी रहती है, ये प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता। तो ये कविता उसी संदर्भ में, और जो अभी कविता का अमर फल आदरणीय डॉक्टर सुधा जी ने पढ़ा, उसके संदर्भ में एक कविता और बहुत सुंदर मुझे लगी। बीच में मैंने एक पढ़ के इसको उस पर व्हाट्सएप पे भी डाला था कुछ लोगों के लिए। इसमें एक प्रकार से अद्वैत की भी बात मैं देखता हूँ, जिसमें जो एक विचार हमारे दर्शन का रहा है, एक स्कूल रहा है, वो भी इसमें मुझे कुछ हद तक उसकी वो, तो जो मैंने कहा परंपरा और आधुनिकता, और जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर सुधा जी ने कहा कि वह एक तरफ वैसा जो रोमांटिक छायावादी जो शब्द है वैसा भी नहीं, और उसके यथार्थ के बीच में कहीं वो उसको लकीर खींचते हैं। अपने अंदर से बाहर आओ, हर चीज यहां किसी न किसी चीज के अंदर है। हर भीतर जैसे बाहर के अंदर है, फैलकर भी सारा का सारा बाहर ब्रह्मांड के अंदर है। बहुत सुंदर, क्योंकि वह किसी के अंदर है।
भीतर से ज्यादा बाहर सुंदर है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर है। थोड़ा मेरा वर्तमान अतीत के भीतर, थोड़ा भविष्य में, ज्यादा भविष्य के बाहर है। हर भीतर फिर भी बाहर के अंदर है। मैं सारे अंदर बाहर का छोटा सा मॉडल हूं। मैं सारे अंदर बाहर का छोटा सा मॉडल हूं। आई एम अ माइक्रोकॉज्म ऑफ द मैक्रोकॉज्म। वो रॉबर्ट विलियम ब्लेक इंग्लिश पोएट हुए हैं, जिन्होंने लिखा था टू सी infinity in a grain of sand and eternity in the palm of the hand। टाइम और स्पेस को अगर जो आप एक कण में ब्रह्मांड दिखाई देगा, अगर जो आप देख सकते हैं तो, और अपने पाम यानी अपने हथेली पर आप एटर्निटी को, अनंत को महसूस कर सकते हैं, यदि आप कर सकें तो। मैं सारे अंदर बाहर का छोटा सा मॉडल हूं, जैसा वो कण है, लाइक द ग्रेन ऑफ सैंड। दिखते अदिखते प्रतिबिंबों से बना अबिंबित, प्रतीक्षा में पड़ी हुई किसी नए बिंब की संभावना सा ज्यादा सुंदर। एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशन भी क्या है कि एक एमियोबा या उससे पहले वनस्पति, कभी एक समय था, यहाँ फिजिक्स वाले बैठे हैं, विज्ञान वाले बैठे हुए हैं, कॉस्मोलॉजी वाले भी कुछ होंगे। एक प्रकार से एक समय था जब धरती पर देयर वाज नो लाइफ, देयर वाज नो लाइफ। और फिर एक समय आया जब सब आग था, फिर एक समय आया जब सब सूख गया, फिर एक समय आया जब सब बर्फ बन गई, फिर एक समय आया जब सब बर्फ पिघली, और पिघल के फिर हरियाली उत्पन्न हुई। और वो हरियाली जो उत्पन्न हुई, सबसे पहले उस पानी के समुद्र के नीचे उत्पन्न हुई। और वो कैसे हुई? क्योंकि सूर्य की जो शक्ति है वो कहीं से, उस जो पहले वो धुआं था सब हटा, जब उसमें से वो आई, और जब वो आई तो फिर वो उस सूर्य की, उसको पकड़ने के लिए वो हरियाली ऊपर आने लगी। और वो जब आने लगी तो उसी में वो जितना दूर उसको ढूंढने लगी, उसमें आँख पैदा हुई, समथिंग लाइक एन एमियोबा। और फिर वो विकसित होते होते पहले समुद्र के जो कीटाणु हैं, अणु हैं, जो भी कहिए, वो सब बने, और फिर जीव रोड उस पर उतरे, पानी कम हुआ, और धीरे धीरे फिर जानवर, और वो पूरा एक लंबा एवोल्यूशनरी, डार्विन ने भी उसे कोशिश की। हमारे यहाँ वो अलग हमारी माइथोलॉजी में है कि कैसे वो हुआ। मत्स्य अवतार से। यस, मत्स्य अवतार से। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं सारे अंदर बाहर का छोटा सा मॉडल हूं। दिखते अदिखते, कुछ चीज़ें दिखती हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखती, क्योंकि हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे फ्रीक्वेंसी से बाहर है। प्रतिबिंबों से बना अबिंबित, समथिंग दैट इज रिफ्लेक्टेड, समथिंग दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड, दैट कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड। कुछ चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है, जो दिख नहीं सकती हैं। और क्या है? एवोल्यूशन है। प्रतीक्षा में पड़ी हुई किसी नए बिंब की संभावना सा ज्यादा सुंदर। और सुंदरता तो उस विकास की पूरी यात्रा में है, हर चीज सुंदर है। वो कहते हैं कि देखने वाला है उसकी आंख में सुंदरता है, भीतर से ज्यादा बाहर सुंदर है, क्योंकि वह ब्रह्मांड के अंदर है। इधर मैं भविष्य के भीतर हूं। टाइम हमारी चेतना का ही एक क्रिएशन है। ये फिजिक्स वाले बताएंगे कि टाइम हमारी चेतना की जो क्षमता है उससे बाहर चले जाएंगे तो टाइम और स्पेस एक कंटिन्यूअम है, वो कोई अलग अलग चीज़ नहीं। इधर मैं भविष्य के भीतर हूँ,
यानी एवोल्यूशनरी प्रोसेस में अभी आगे आएगा क्या, फिर मैं कहाँ आऊँगा, जिसका प्रसार भविष्य से भी बाहर है। अभी हमारे नसदीय सुक्त है उसमें नष्ट हो जाए थे। हाँ हाँ, जो पहले वो भी असत वेद नहीं में सत है, जिसमें है कि भाई उससे पहले क्या था, क्या वो देवताओं को है पता, लेकिन उससे सृष्टि से पहले तो वो भी नहीं थे। उनको हो सकता है हो पता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनको भी नहीं है पता। बाहर का भीतर, भीतर का बाहर जानने की मेरी इच्छा की बड़ी इच्छा है कि जान सकूं कि जो भी बाहर है वो किसके अंदर है, क्योंकि हर बाहर भी किसी ना किसी चीज के अंदर है। ब्रह्मांड के भीतर, ब्रह्मांड के बाहर, तभी वह संभला हुआ, तभी वह सुंदर है। तुम अपने बाहर को अंदर जानकर, तुम अपने बाहर को अंदर जानकर अपने अंदर से बाहर आ जाओ। मुहावरा है, भाषा का मुहावरा देखिए। क्या देखिए आप, तो ये जो एक वर्ड स्मिथ हैं, जो एक इतने साधारण सरल शब्दों में मेरे ख्याल से इतना जटिल विचार, जो एक प्रकार से सृष्टि, हमारी अपनी अस्तित्व, हमारी चेतना, हमारी समझने की सुनने की शक्ति, जो ब्रह्मांड है उसके बारे में जानकारी, उससे हमारा संबंध, पूर्व का जो घटनाक्रम पूरे संसार में हुई है, इस सृष्टि में हुई है, उससे हमारा जुड़ाव, उससे हमारा इतिहास में जुड़ाव, आने वाले समय में आगे हम फिर कहाँ होंगे, और जो टाइम है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसने T.S. Eliot ने कहा था दैट ऑल टाइम पास्ट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइम प्रेजेंट, एंड ऑल टाइम प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइम फ्यूचर। वो बहुत लंबी है कि बट व्हाट माइट हैव बीन, दैट्स अ लंबी कहानी है, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने एक बहुत सरल शब्दों में एक बहुत ही जटिल, सूक्ष्म, और मैं कहूँगा सबसे जो प्रोफाउंड विचार है मानव का, वो इसमें रख दिया है। आप कुछ कहेंगे? इतने आध्यात्मिक और दार्शनिक कविताओं के बाद उन्होंने आज के सवाल पर बहुत अच्छी एक कविता लिखी है, 21वीं सदी का आदमी। अब 21वीं सदी का आदमी समझो कि 20वीं सदी के आम जैसा नहीं था। 21वीं सदी का आदमी, सिविल सोसाइटी के एक होनहार कार्यकर्ता ने कहा, नेतृत्व खाएगा। बहुत अच्छी उन्होंने आज की स्थिति का वर्णन किया है कि नेतृत्व खाएगा, देश का प्रधान क्या खाएगा। प्रधानों का भी तो खाने कमाने का क्षेत्र बढ़ाओ। छोटे बजट से लग रहा है गबन ज्यादा, विकास कम हुआ है। यहाँ अगेन सरकाज़म है कि गबन ज्यादा, विकास कम हुआ है, प्रधानी में भी खुलकर हिस्सा मांग रहा है नया आदमी। ये गाँव की बड़ी अच्छी उन्होंने कहा है कि प्रधान तो बनेगा। यह बजटवार आज़ादी करती है नोट वसूली, कानूनन जुर्माने जैसी, सही पते ठिकाने जैसी, सड़क का चौड़ीकरण हो या आधुनिकीकरण, नकदीकरण नहीं तो बेगार बना क्यों? नकदी अगर का आदान प्रदान नहीं है तो फिर ये बेगार क्यों करनी है? फर्जिकेशन होता रहा और हम उफ भी ना करें। सदाचार तो न दे सके हो, इतना भ्रष्टाचार बको हो, कहने का ही लोकतंत्र है, क्यों ना कह दिया जाए, पैसे बिन अब रहा न जाए, पैसे बिन अब रहा न जाए। लास्ट में फिर वो कहते हैं कि गरीब को मिली है प्रधानी। जैसा आजकल आप हर जगह देख रहे हैं कि नेता किसी भी गरीब को खड़ा कर देता है कि भैया तुझे प्रधानी मिल रही है, उसको कुछ पता नहीं है बेचारे को। कार्यकर्ता जुटे हैं पाए लागन में। बजट के बिना यह तो सिर्फ सपना हुआ,
आमदनी बढ़े तो समझो विकास हुआ। प्रधान कुछ न दे सके अपनों को, समाज सेवा क्या यह तो माला जपना हुआ। पहले जो मुद्रा बताई गई थी भ्रष्टाचार की, वह ऊपर से नीचे की ओर बताई गई थी। 21वीं सदी का आदमी जो कि पूरी तरह अधोगामी हो गया है, भ्रष्टाचार में अपना हिस्सा मांग रहा है। परसों भारत माता क्यों रोई, कितनी दूर बिना ईंधन चल पाएगा कोई, हर कोई लोकतंत्र में अपना हिस्सा मांग रहा है। ये प्रधानी का काम है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि 21वीं सदी का आदमी जो है वो कहाँ पर जा रहा है और हमारा देश जो है वो कहाँ जाएगा। बड़ी गहरी बात उन्होंने सिंपल शब्द में कही है, उसके पीछे जो गूढ़ निहित अर्थ है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक कविता और है। घास के फूले कविता में पहाड़ की स्त्री के विषय में लिखा है उन्होंने। बहुत अच्छी कविता है कि अचरज हुआ घास के फूलों को चलता फिरता देखकर। आपने देखा होगा कि गट्ठर लेके चलती है तो वह नजर नहीं आती, सिर नहीं दिखता क्योंकि घास नीचे गिरती है। पूले पर पूले 6 फुट से भी ऊंचे थे पुलिंदों के सिर, मजाल की कोई उन्हें छू ले। बड़ा अच्छा लयात्मक है। इस तरह ऊंचे पुलिंदों की कतारें जा रही थी गांव की ओर, जैसे घास की मीनारें खुद चलकर जा रही हों जानवरों की नांद तक। औरतों के 2 पैर लेकर चल रहे हैं घास के, धड़ घास के सिर। न कमर न दर्द न गर्दन न पिछवाड़ा, इतने थिर सिर 6 फुटे गट्ठरों के पार कर रहे हैं पहाड़ों की धार। कभी उन 2 पैरों वाली पीठों पर लकड़ी के बोझ आ जाते, कभी पराल के भारे, कभी घराट ले जाए जाते गेहूं के बोरे। घिसे हुए तलवे और घिसी हुई मैली एड़ियों सहित 2 पैर स्त्री के दिख जाते हैं बार बार। बहुत मार्मिक कविता है। कोई श्रृंगार नहीं स्त्री का, कोई कुछ नहीं, सिर्फ भारी भार। ये बड़ा अच्छा उन्होंने ये कविता हमें उनको स्वयं उनके द्वारा एक बार सुनने का अवसर मिला था। बहुत सुंदर कविता है ये, और विशेष तौर से जो पहाड़ की जो महिलाओं की जो व्यथा है उसको बहुत उन्होंने मार्मिक तरीके से इसमें। और फिर उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने कहा, पुराने जूतों जैसे घिसे इन पैरों के सिर, क्योंकि चप्पल नहीं होती। पुराने जूतों जैसे घिसे इन पैरों के सिर, जेठ की दोपहरियों में भी कभी पानी भरे पीतल के बंटे चढ़ जाते हैं। घास के भारे लकड़ी के गट्ठर सिर पर बटा और जिंदगी का बंटा धार। 62 वर्षों से लगातार स्त्री का यही हाल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मैम। आप एक कविता है कोणार्क। कोणार्क की पृष्ठभूमि सबको जानते हैं, सबको पता है वहाँ की मूर्तियों के बारे में। जड़ में चेतन की बात, स्थूल में सूक्ष्म की बात, हाँ। उन पत्थरों में जिस तरीके से उन्होंने सेंसुअस होकर इंद्रिकता व्यक्त करी कोणार्क नामक कविता में, यह उनकी संवेदना का है। कई कविताओं में इंद्रिक हो जाना, जगुड़ी जी का वो एक कविता का पैशन है या उनकी कविता की प्रवृत्ति है, और वो इतना खुल कर लिखते हैं कि वो एकदम ऐसा लगता है सपाट बयानी है। पर उस सपाट बयानी में जो सूक्ष्म चेतना करते हैं, लिखते हैं, देह के देहात का देहत्व, देह के देहात का देहत्व शिला अंगों में ही प्रस्फुटित होगा, कभी नहीं सोचा था। जड़ से फुनगियों तक उड़ाए वो पत्थर, पैरों से माथे तक दमक रहा हुआ काम,
हर चेहरे पर सुबह की घास की लय चमक। कभी नहीं सोचता होगा ऊर्ध्वरेता पराक्रम की मांसपेशियां छेनी हथौड़े के बीच नहाकर आ रही होंगी। साफ साफ दिख रहे होंगे जननांकुर। कभी नहीं सोचा होगा कि पत्थरों से उपज रहे होंगे स्त्री पुरुष और बच्चे। निनादित हो रहा होगा मेरी ही आकृतियों का मनोज मृदंग। कभी नहीं सोचा ललित लास्य में हो रहा होगा इंद्रियों का तांडव। अब देखिए ललित लास में इंद्रियों का तांडव, क्या शब्द प्रयोग किया उन्होंने। मानसिक भेद से खिंचे मोहिल रेतीले श्वेत से सिंचे देहिल होकर कसमसाकर उभर उठे होंगे सारे पत्थर। कभी नहीं सोचा होगा। यानी कोणार्क की मूर्तियों में सजीव चेतनता भरना और उसकी परिकल्पना करेंगे कि श्रृंगार की उसको शब्द चित्र दिया उन्होंने उन मूर्तियों के माध्यम से। तो जड़ में चेतनता का संदेश और ऐन्द्रिकता के जितनी ऐन्द्रिक मूर्तियाँ हैं उतनी ऐन्द्रिक शब्दावली प्रयोग करके उन्होंने अपनी कविता के जादुई चमत्कार शब्द का मुहावरा, एक शब्द के जो उनके भाषा की मुहावरेपन की गणन है वो एक अपनी अद्भुत पहचान बनाती है। कोणार्क की एक और बहुत अच्छी कविता है, बहुत सुंदर बड़ी सरल कविता है, वो कई डेरों वाला शहर। हाँ वो शहर का अपना कोई केंद्र नहीं बनता, अपने इक्के दुक्के देहरादून की स्मृति है। और इस किताब की विशेषता यह है कि ज़्यादातर पहाड़ की, वैसे उनकी सारी रचनाओं में पहाड़ कहीं ना कहीं घूम कर आ जाता है, उत्तरकाशी उत्सव सब आता है। तो शहर के इक्के दुक्के शुरुआती केंद्रों के बाहर पर बड़े होते नगर और पसरते महानगरों में बदल रहे छोटे चौराहे के स्थानीय भूगोल की परिधि से बाहर लाकर मीडियों को बगल में बसा देते। छोटी छोटी आंखों को घरों की चीकट दीवारों से लाकर होटल के बड़े बड़े आईनों में झांकने का मौका देते हैं। पानी जैसे साफ आईने आज साक्षात्कार से गुजरते हैं। झुके हुए कंधे कांच की दीवारों से सजे शहर एक जैसे उजाले अंधेरे में रहने की गलती नहीं करते। वे अंधेरों को भी रंग देते हैं, उजाले को भी अंधेरा कर देते हैं। जहाँ अंधेरे के कोने पर खिला है एक गुलाब और प्रकाश का एक पौधा है। अंधेरे के कोने पर खिला गुलाब और प्रकाश का पौधा। छतों की कतारें, मकानों की दीवारें अवैध संबंधों की तरह नदी नालों के किनारे तक पहुंच जाती हैं। वे किनारे पड़े शिवालों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों के अंदर में बहुत से बिदा नबिदा लोगों को गुरुद्वारे के लंगर में एक साथ खाना खाते देख सकते हैं। बहुत से शहर किसी घड़े या दोने से चालू होते हैं और पहाड़ के क्षितिज से चढ़ जाते हैं। ऐसे भी शहर हैं जो छोटी छोटी पैड़ियों शुरू होते हैं और त्रिशूल जैसे शिखरों तक सदियों तक टंग जाते हैं। बसावटों के बीच जहाँ जगन्य वारदातें हो रही हों वे जगह चाहे कितनी भी दूर हों अचानक किसी भी शहर का केंद्र बन जाती हैं। हर शहर के अपने गाने तराने अपनी तरह के मर्दाने और जनाने हो जाते हैं। किसी की शहर की प्रार्थनाओं में झाँक कर देखो कदम कदम बने हुए भगवान के अड्डे। कविता का शीर्षक है देहरादून। पतंगा फिल्म के गाने में इसी खबर के गाने सुने थे। रंगून टेलीफोन देहरादून तक के तुक तभी दुख से दुखाए थे। क्या दिन थे, छोटे से लंबे हो रहे थे कमीज के कॉलर, नुकीले हो रहे थे बूटों के टो, सकरी से चौड़ी हो रही थी पतलूनों की मोहरियाँ, हिट हो रही थी शमजाद बेगम की आवाज़। तुक ही नहीं एक छंद भी बना रहे थे श्री रामचंद्र। राजेंद्र कृष्ण ने शायद निगार को ध्यान में लिखा होगा। शहरों की दूरियों के बीच टेलीफोन की सहारे का गीत सैकड़ों मीलों की दूरियों को पाटता है गीत। तभी धांगड़ गांव के जंगल में सुनी थी लोकगीत की एक बंदिश। जिंदगी के खच्चर की पीठ पर लदे बोरे में भरा है मन भर लून, ऊंची तेरी मसूरी ऊंचा तेरा देहरादून। नीचे से नमक ऊपर जाता था। सही सही। और पूरी जो है वो लिखते हैं कि सालों बाद कर पाया मैं, जिसके आसपास बज रही थी मेरे पिया गए रंगून की धुंधली धुन। अभी बहुत पानी, कभी कम पानी, कभी बिना पानी, रिस्पना के बिंदाल के बीच नदियों वाले शहर में। यह शहर भी कई मुहानों मुकामों को छोड़कर बाहर निकल चुका था। कई नए ठिकानों को केंद्र बनाकर फैला जा रहा था देहरादून। साला वाला, जोगी वाला, कुआं वाला, महू वाला, झंडा वाला, सभा वाला, केसर वाला तक के कई ध्रुवों तक पहुंच चुका था देहरादून। अब तक जैसा बेकार नहीं लगता था घंटाघर। समय देखने के घंटाघर को हर मुट्ठी में पहुंचा दिया था मोबाइल ने। घड़ी घड़ी कोई नहीं देखता था पीपल के पीछे छिपा हुआ घंटाघर, जहाँ फालतू लेन तक छिपाए हुए बेकार बेरोजगार। वहाँ से हट चुका सिनेमा घर भी
मसूरी में सुना था एक और घंटा घर है, सकरी जगह ये गिरफ्तार में कविता है ये? सकरी पूरा। मैं मेरा मानना है कि दिल्ली में बैठा व्यक्ति नहीं इसको पहचान पकड़ सकता। जो उत्तराखंड वासी हैं, जो देहरादून के पुराने वासी हैं, जो आज के वासी हैं, वो इसे पहचान सकते हैं। चोटियों की घड़ी फिट कर दो पहाड़ तो घंटा घर सा दिखे। जब सूरज चांद निकलते हैं शिखरों के पीछे तो लगता है पहाड़ के हाथ में भी घड़ी है। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच कबड्डी खेलता, चारों ओर पहाड़ खुरता, मसूरी की ओर बढ़ रहा है देहरादून। लंबी कविता है। मैं देहरादून का सारा उन्होंने जो आज बदलाव हो गया है कि हम पहचान ही नहीं पाते कहाँ चावल के खेत थे, कहाँ जंगल थे, कहाँ डोई वाला के एंटर करिए जंगल। तो वो बदले हुए देहरादून की पुरानी स्मृतियों के बीच में यह बात उन्होंने प्रस्तुत करी है और बड़ी सरलता से, बड़े सीधे सपाट शब्दों में सबको याद दिलाई है कि हम अपने शहर को, अपनी लोक को, धनगढ़ गांव की लोकगीत की ध्वनि बताई उन्होंने। वो लोक को छोड़कर या वास्तविक जीवन को छोड़कर जो भौतिकवाद में बढ़ रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए एक भयावह दुस्वप्न की तरह आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छे। वो बल्कि उत्तरकाशी में जो गायब हो रहे हैं मैदान, हाँ, उसके बारे में उसके बहुत बारे अच्छा में लिखा है उन्होंने। अब काफ़ी हम लोगों ने बात कर ली है। अब कुछ देर हम आदरणीय जितने हमारे यहाँ सविता जी ने वो पढ़ी है, बैठे हैं वो थोड़ा उस पर अपनी विचार रखेंगे, उनको अवसर दिया जाएगा। मैं बस एक दो टिप्पणियाँ और पढ़ के फिर आप तक आता हूँ। दो टिप्पणियाँ मैं पढ़ूँगा जो आपके लिए फूड फॉर थॉट रहे। एक, दो समकालीन भारतीय कवि लीलाधर जगुड़ी और सुदामा पांडे धूमिल हैं, धूमिल, जो अपनी अलग अलग काव्य शैलियों और सामाजिक चेतना के लिए जाने जाते हैं। जगुड़ी कविता में भय को शक्ति में बदलने और अस्तित्ववादी अवसाद का विरोध करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि धूमिल यथार्थ को चित्रित करने के लिए व्यंग और भदेश भाषा का उपयोग करते हैं। एक और टिप्पणी जो लीलाधर जगुड़ी जी के बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने की थी, जो खुद ही अपने आप में आप लोग जब अवगत हैं, के प्रतीक से जितना अधिक काम उन्होंने लिया है उतना बहुत कम नए कवियों ने लिया है। भाषा उनकी बोलचाल की सहज है, पर उसका प्रयोग वह एक असहज तेवर के साथ करते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो है कि भाषा उनकी बोलचाल की सहज है, पर उसका प्रयोग वह एक असहज तेवर के साथ करते हैं, जिसकी ज़रूरत उनके जैसे कवियों को नहीं होनी चाहिए। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कह रहे हैं। भाषा का आप किसी आग्रह के साथ प्रयोग कर रहे हैं, यह पाठक को बता देना कवि की अपनी ताकत कम कर लेना है। मतलब कविता अपने आप बोले, आप ना बोले, ये कह रहे हैं वो। कहीं कहीं कविता के पूरे विन्यास में न खपने और चौंकाने वाले शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, जो अब उन्हें छोड़ देना चाहिए। कविता के संपूर्ण आकर्षण को किसी एक भड़कीले असहनशील शब्द की ओर नहीं फेरना चाहिए। तो ये एक उनका विचार है। बड़े, ये भी बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है। तो मैं ये कुछ फूड फॉर थॉट छोड़ रहा हूँ और फिर मैं अनुरोध करूँगा आप में से कोई टिप्पणी, कोई अन्य वो। आइए जोशी जी, आदरणीय, आप कृपया आइएगा। मंच को और उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को फुलवारी के इस 24वें आयोजन में मैं सादर प्रणाम करता हूं। हम लोगों का सौभाग्य होता कि जगुड़ी जी हमारे बीच उपस्थित होते और हम लोग कविता से समृद्ध होते। जगुड़ी जी एक ऐसे कवि हैं जो बाकी कवियों से अलग है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी कवि को एक बार जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम झेल रहे हैं और दोबारा ईश्वर करे ये नौबत ना आए। लेकिन जगुड़ी जी ऐसे कवि हैं कि जिनको हम कहते हैं कि
वो हमारी ज़िंदगी से जाए ही नहीं, हमें बार बार उन्हें सुनने का मौका मिले। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँ, कोई आदमी कितना भी कहे मेरा कविता से कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, अगर आपने जगोड़ी जी को एक बार सुन लिया तो आपका कविता से ताउम्र रिश्ता बन जाता है, बहुत सरल शब्दों में। और मैं इसलिए इस प्रबुद्ध मंच में इसलिए यहाँ पे आने का साहस आज कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक बार जगोड़ी जी एक कार्यक्रम में और उनके सामने मेरे को उनकी कविताओं पे कुछ बोलने के लिए कहा गया था, तो मैंने आयोजकों से कहा था क्यों मेरा बिना बात के एनकाउंटर करवा रहे थे। लेकिन मेरे जो सवाल उनसे थे, उन्होंने उन सवालों को बहुत गहराई से लिया और स्वीकार किया। तो जगोड़ी जी पे मेरा जो ऑब्जर्वेशन था, मैंने कहा भाई आप एक तो टिपिकल पहाड़ी हैं, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जन्मे। गढ़वालियों के दो सपने होते थे, एक तो घर से भाग जाना और दूसरा फौज में भर्ती होना। जगोड़ी जी ने दोनों काम किए थे। घर से बिना परिवार को बताए हुए भाग के गए थे भर्ती होने, लेकिन इच्छा शक्ति के धनी थे। उन्होंने जैसा कि आपने परिचय में बताया कि सीधा रक्षा मंत्री को लेटर लिखना, आर्मी जैसे डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में आप कल्पना कीजिए कि रक्षा मंत्री को लिख रहा आदमी, जहाँ के ये कहा जाए कि रिक्रूट को तो हवलदार को लिखना चाहिए या सूबेदार को लिखना चाहिए, उन्होंने रक्षा मंत्री को डायरेक्ट लेटर लिखा और उनका जो वॉलंटरी उनका जो रिटायरमेंट था वो सैंक्शन हुआ। और वो उसके बाद घर बैठने के लिए जनरली होता है क्या कि आर्मी का आदमी आकर के किसी सिक्योरिटी वाले डिपार्टमेंट में चले जाएगा, पुलिस में चले जाएगा या कहीं और। उन्होंने कहाँ का रास्ता लिया? BHU का। BHU में गए और क्लासिक स्टडी की। संस्कृत साइड से वो पहले थे ही, लेकिन संस्कृत के जो सर्वश्रेष्ठ शहर और सर्वश्रेष्ठ संस्थान इंडिया में था, वहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की। लेकिन BHU से पढ़ना और पास आउट होना उनका परिचय नहीं है। उनका परिचय यह है कि उन्होंने BHU को किनारे छोड़ दिया। जो क्लासिक पढ़ाई वहाँ की थी, वो नई कविता के नए चेहरे बने। सामान्यतः यही माना जाएगा कि BHU से पढ़ा हुआ आदमी है तो मंदाक्रांता और शार्दुल विक्रेडित वगैरह वगैरह क्लासिक शब्दों में कविता करेगा, लेकिन उनकी कविता में दूर दूर तक ये कविता के पारंपरिक छंद नहीं दिखते हैं। उनकी कविता में, जैसा कि आपने सर ने जो दो हमको फूड फॉर थॉट यहाँ पे दिए, साफ जाहिर है नई कविता के नवीनतम चेहरे थे नवीनतम चेहरे हैं। नई कविता जो के शुरुआती अंकुर हमें दिखते हैं निराला जी में, और जब निराला जी को ही स्वीकार नहीं किया गया था, नई कविता को खारिज करने का प्रयास किया गया था, उस दौर में उस राह पे जो लोग चल के आए, उनमें से पहाड़ में जो सबसे पहला चेहरा हमें नजर आता है उत्तराखंड से, वो लीलाधर जगोड़ी। उनकी कविताओं में जैसा कि मैंने कहा कि एक आम आदमी, एक बच्चा भी कहे भाई कविता क्या है, आप क्या बताएंगे, तो कहते हैं कविता जो है सीधी बात को टेढ़े ढंग से कहना ही कविता है। बच्चा सोता है हिलाने से, राजा जागता है। बस ये लाइन वो जरूर कहते हैं, अगर आप ये समझ गए, बच्चा सोता है हिलाने से, राजा जागता है, ये कविता है। और इसमें कितनी गहराई में आप जाएं कि आप खुद ही देख सकते हैं। मुझे उनकी जो कविताएं पसंद थी, उनमें एक कविता है कि एक पंक्ति है, हमेशा नहीं रहते ये पहाड़ों के छोए, मगर रहेंगे ये दिन जो तूने और मैंने साथ खोए। छोए क्या होता है, ये पहाड़ का आदमी समझ सकता है। टेम्परेरी माउंटेन स्प्रिंग्स जो होते हैं, जो कुछ दिनों के लिए रहते हैं और वो फूटते हैं, उसके लिए जो क्रिया का यूज होता है वो फूटना पहाड़ में होता है। उन्होंने एज इट इज उसे प्रयोग किया है। एक और कविता है उनकी, ये पंक्ति है, ये पहाड़ों के पाख बड़े दोगले होते हैं कि पेड़ कहीं गिरता है और आवाज कहीं होती है। एक सामान्य पाठक सोचेगा या पहाड़ी सोचेगा, भाई पहाड़ियों को दोगला कहा जा रहा, क्या बात है, ये कोई कविता है? लेकिन पहाड़ को जिस आदमी ने महसूस किया है वो जानता है पहाड़ों में बहुत सारे भ्रम होते हैं। दूरी का भ्रम होता है, सामने का पहाड़ लगता है बिल्कुल पास है, लेकिन जब गुजरना पड़ता है तो लगता है इसमें तो हमें पूरा दिन लग जाएगा पार करने में। तो दूरी का भ्रम होता है, आवाज का भ्रम होता है, बहुत सारे भ्रम होते हैं। उस भ्रम के अनुभव को उन्होंने अपनी कविता में जगह दी है।
कि पहाड़ों के पास बड़े दोगले होते हैं, कि पेड़ कहीं गिरता है और आवाज़ कहीं होती है। एक चीज़ और जगुड़ी जी से मैंने ये बात शेयर करी थी कि मेरी एक स्थापना थी कि फौजी जो हैं संवेदनशील नहीं होते, संवेदनशील होते हैं, और इसे खारिज किया गया था कुछ लोगों के द्वारा कि आप जो कुछ गीतों की बात करते हैं तो वो फौजी नहीं लिख सकता, क्योंकि वो फौजी संवेदनशील इतने, हम नहीं मान सकते फौजी इतने संवेदनशील होते हैं। तो मैंने जगोड़ी जी से ही पूछा था कि आप क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, मैं बोलूँ क्या। मैं अगर संवेदनशील नहीं होता तो फौज में ही रहता, लेकिन मुझे लगता है ये दोनों के प्रति अन्याय होगा, अपने प्रति भी और फौज के प्रति भी, इसलिए मैंने ईमानदारी से फौज का रास्ता छोड़ा। तो ये जगोड़ी जी की विशेषता है। एक और विशेषता जो मैंने अभी एक लाइन यहाँ पे शुरू में बोली कि हमेशा नहीं रहते पहाड़ों के छोए, इस पे ध्यान दिया जाए तो इसमें लोकगीत का जो शिल्प है वो हिंदी कविता में प्रयोग किया गया है। तो ऐसा बहुत कम हुआ है, और इसी के लिए उनको कहा गया है कि मुहावरों में और शब्दों में वो उनका जो प्रयोग करने का तरीका है वो चमत्कार पैदा करता है। तो उन्होंने लोकगीत का जो शिल्प है उसे लेकर के नहीं कविता लिखना, लोकगीत को लेकर के कोई गीत लिखना तो आसान है उस शिल्प में, लेकिन लोकगीत के शिल्प को लेकर के नई कविता रचना बहुत कठिन है। तो पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि लीलाधर जगुड़ी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और हमें अभी न सही फिर कभी न कभी उनको सुनने का मौका मिले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वही रख दी। बहुत सुंदर आपकी टिप्पणी श्री जोशी जी। अभी एक बात उन्होंने अपनी जो जोशी जी ने बात रखी उसमें एक सामान्यतः जो धारणा है वो ये है कि फौज वाले कविता नहीं कर सकते। मेरे विचार से ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ कुछ अवगत होंगे, यहाँ बहुत सारे फौजी मेरे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं और वो भी जानते हैं इस बात को। एक यूरोप में आप लोग अवगत होंगे 15वीं शताब्दी के आसपास एक मूवमेंट शुरू हुआ था लिटरेचर में, कल्चर में, सिविलाइजेशनल, जिसको रेनेसां बोलते हैं। रेनेसां, रीबर्थ। वो वापस अपने क्लासिक्स में गए, जो ग्रीको रोमन जो क्लासिक्स थे उसको रीइटरेट करने के लिए। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते थे द रेनेसां मैन। द रेनेसां मैन एक कॉन्सेप्ट आया, और द रेनेसां मैन का मतलब उस जमाने में जो उसकी अवधारणा थी वो ये थी, जो युद्ध में भयंकर वीर हो और युद्ध कौशल में ज़बरदस्त हो, और जब कविता करनी हो तो ज़बरदस्त कविता और साहित्य लिखे, पेंटिंग करनी हो, घुड़सवारी करनी हो। तो एक उस ज़माने में एक्चुअल एलिज़ाबेथन पीरियड, जो इंग्लिश क्वीन जो एलिज़ाबेथ द वन थी, जबकि सब एक तरीके से जो इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन की असली नींव रखी गई, जो अगले 500 साल में ग्रेट नेशन बना, वो एलिज़ाबेथ द वन के टाइम में हुआ। और उनके एक ये कहा जाता है, लवर थे या नहीं थे वो तो अब इतिहास ही जानेगा, लेकिन सर वॉल्टर रैले उनका नाम था। वो द रेनेसां मैन के एग्जाम्पल थे। तो आपने देखा होगा अज्ञे, वो मिलिट्री के ऑफिसर रहे, वो मिलिट्री के ऑफिसर रहे। आपने देखा होगा मदन मोहन, म्यूजिक के जो डायरेक्टर हुए, क्या सुंदर उन्होंने संगीत दिया है। हाँ, क्या संगीत दिया है। आज भी उनके मैं कहूँगा वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक इन इंडियन सिनेमा। वो फौज के अफसर थे। हाँ हाँ, फैज से बड़ा कोई नहीं था। तो हमारे जगुड़ी जी जो हैं, जो अभी जोशी जी ने बात रखी, वो एक प्रकार से हमारे युग में रेनेसां मैन है। रेनेसां मैन हैं, जो आप कल्पना करिए कि 17 साल 18 साल की उम्र में यहाँ फौज के कमांडिंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। वो जानते हैं कि एक इन्फेंट्री के जवान की जो रगड़ाई होती है, आज अच्छे जो हैं वो भाग जाते हैं उस ट्रेनिंग को ही, बेसिक ट्रेनिंग को झेलने में। तो उन्होंने वो ट्रेनिंग भी करी, वो सब किया, और उसके बाद वो BHU में गए, जैसा अभी बताया। फिर उन्होंने
एक टीचर बने वो पहाड़ में, और फिर उसके बाद उन्होंने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आए। मेरी भी, जैसे अभी आदरणीय सुधा जी बोल रही हैं, मैं भी उनसे यूपी में जब मैं काम करता तो मेरी मुलाकात, वो मुझे एक दिन मेरे पास आए, सबसे पहली मुलाकात मेरे ऑफिस में आए वो कि साहब मैं फला, अरे मैंने कहा मैंने आपका नाम बहुत सुना है। तो पहली मुलाकात मेरी आज से 35 साल पहले 36 साल पहले यूपी में लखनऊ में मेरे कार्यालय में वो आए थे। तो वो एक जो है एक मानवीय, जो मानव के जो क्रियाएं हैं जितनी भी उनके जो कर सकते हैं, उसका जो वृहद स्पेक्ट्रम है, उसके वो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं सब तरफ हो रहे हैं, और तभी वो बड़ा कोई साहित्यकार बन सकता है। तो वो उस प्रकार के रहने सा मैंने, बहुत सुंदर बात आपने कही जोशी जी, बहुत अच्छी बात। और कोई देवी या सज्जन कोई कुछ कहना? आइए सभी, डॉक्टर सविता जी, आप तो साहित्यकार भी हैं और उनके अच्छी अध्ययन आपने किया हुआ है। डॉक्टर हमारी सविता जी भी बहुत स्वयं लेखक भी हैं और एजुकेशन की स्पेशलिस्ट हैं और बहुत अच्छी कमेंट्रेटर हैं हमारे लिटरेचर पे। उसको माइक को ले लीजिएगा। नमस्कार सबको। नमस्कार सबको। जगूड़ी जी के 12 काव्य संग्रह है और ये मेरा सौभाग्य है या मेरी अध्ययनशीलता का कमाल है कि मैंने सभी पढ़ा है। 186 से अधिक उनकी कविताएं हैं। कुछ लंबी कविताएं हैं, कुछ 4 लाइन की कविताएं भी हैं, अंतर्देशीय कविताएं। मैं जोशी जी से कही थी कि आपने अंतर्देशीय कविता जो उनकी विश्व प्रसिद्ध कविता है उसको नहीं सुनाया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इमरजेंसी के समय में उन्होंने वो लिखी थी कि इस पत्र के अंदर कुछ मत रखिए, न कोई यादें, न कोई भेंट, न मुलाकातें, इस पत्र के अंदर कुछ मत रखिए। तो एक बहुत अच्छी कविता थी। जगूड़ी जी से मेरा परिचय इस जन्म का नहीं, ऐसा लगता है पुनर्जन्म का है, पिछले जन्म से है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने उनको देखा था, जब कक्षा 6-7 में पढ़ती थी। मेरी बहन के सहपाठी थे और उसके बाद जब मैं नौकरी करके उत्तरकाशी में गई तो वो फिर मुझे वहाँ मिले और तब से लेकर आज तक मैं उनकी कविताओं का अध्ययन कर रही हूँ। और इधर पिछले 1 साल से या लंबे समय से उनकी सभी पुस्तकों का बहुत गहन अध्ययन कर रही हूँ। और पिछले दो महीने पहले किसी ने मुझसे पूछा कि आजकल आप कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो क्या बात है? मैंने कहा जगूड़ी को पढ़ रही हूँ। इतने तनावग्रस्त कर देते हैं वो पढ़ते हुए किसी पाठक को। यदि आप गंभीरता से उनकी कविता को पढ़ते हैं, उनके शब्दों की यात्रा के साथ यदि आप यात्रा करते हैं, उनके विचारों के साथ उतने ही गहरे आप उतरते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि शाम के समय में आप तनावग्रस्त अवश्य हो जाएंगे। आपको ये लगने लगेगा कि इस व्यक्ति ने ये शब्द चुराया कहाँ से है। आपको लगने लगेगा कि कौन सा ऐसा कुआं है जहां से खोद करके ये शब्द लाया। आपको लगने लगा कि कैसे उसने अपनुभूति से एक नया चमत्कार शब्द में पैदा कर दिया है। ये जगूड़ी जी का कमाल है। जगूड़ी जी से पहले मैं तो अज्ञेय भक्त हूँ, मैं तो अज्ञेय को पढ़ती हूँ। निराला को पढ़ा, बहुत लंबे समय तक निराला को पढ़ा और उसके बाद अज्ञेय को पढ़ा। अज्ञेय के बाद इतनी गहनता से जब जगूड़ी जी को पढ़ा तो मुझे लगा अज्ञेय की जो प्रयोगशीलता थी, जो शब्दों का प्रयोग था, वो जगूड़ी जी के पास आके थम गया है। जगूड़ी जी नागार्जुन और मुक्ति बोध की अगली पीढ़ी के कवि हैं। थोड़ा सा धूमिल और जगूड़ी जी मिलते जुलते हैं। धूमिल ने एक जगह कहा कि जगूड़ी तुम मुझसे आगे निकल रहे हो। उन्होंने, उनका एक वक्तव्य है, आगे निकल गए। बराबर के कवि लिखे जगूड़ी जी। धूमिल की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और इसलिए उनकी बहुत मोचीराम कविता उनकी आप लोगों ने बलदेव खटीक। हाँ, नहीं, जगूड़ी जी की बलदेव खटीक है, मोचीराम है धूमिल की कविता। मोचीराम के बिल्कुल समकक्ष जगूड़ी जी ने कविता लिखी बलदेव खटीक। आगे पीछे छपी है, एक ही में। हाँ, एक ही समय में है। दोनों लंबी कविताएं हैं और जैसे वहाँ मोचीराम बैठ करके दूसरों के जूते ठीक कर रहा है, वैसे ही बलदेव खटीक का बैल कैसे हल चला रहा है, इसकी एक लंबी कविता उनकी है। जगूड़ी जी को समझने के लिए कविता को समझना बहुत जरूरी है। कविता कैसे चलती है आपके साथ,
कविता कैसे आपके दिमाग पर असर करती है। जगूड़ी जी दिल के कवि नहीं है। यदि आप उनको प्रसाद की तरह दिल से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। वो दिमाग के कवि हैं, वो समझ के कवि हैं, वो समझ के समझदार पाठक के लिए लिख रहे हैं। एक बार एक कार्यक्रम में मेरी और जगूड़ी जी की भिड़ंत हो गई बहुत ज्यादा। मैंने कहा आप लिखते किसके लिए? जब आपको मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मुझे आपको पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा क्लास समय लेना पड़ता है, तब मैं आपके अर्थ को विद्यार्थियों तक ले जा पाती हूँ। मैं तुलसी पढ़ाती हूँ, मैं नरेश मेहता को पढ़ाती हूँ, मैंने प्रसाद को पढ़ाया, महादेवी को पढ़ाया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। आपके इस शब्दों के गहरे कुएं से निकले हुए शब्द को, उस अर्थ को मैं कैसे समझाऊं, कैसे बच्चे को बॉल फेंको कैच करे। आप किसके लिए लिखते हैं? उन्होंने कहा एक सहृदय पाठक के लिए। मैंने कहा नहीं, आप सहृदय पाठक के लिए नहीं लिखते हैं, आप बुद्धिमान पाठक के लिए लिखते हैं। कोई जरूरी है कि कविता उसके लिए लिखी जाए जो अनपढ़ है? ये जगूड़ी जी कहते हैं कविता उसके लिए लिखी जाए जो कविता की समझ रखता है, जो कविता को जानता है, जो कविता को जानना चाहता है। जगूड़ी जी ने उसके लिए लिखा है। एक समय में जब जगूड़ी जी अपने आप को स्थापित कर रहे थे, तब उन्होंने बहुत सारे उनका कविता संग्रह है जितने लोग उतना प्रेम, शंखमुखी शिखरों के बाद दूसरा संग्रह ये है उनका। उनकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई। विज्ञापन का मुख खबर से ढका हुआ है, और खबर का मुख विज्ञापन से ढका हुआ है, और उसमें राजनीतिक कटाक्षों की सारी कविताएं हैं। किस तरह से राजनीति चल रही है और राजनीति के समाज को कितना प्रभावित कर रही है राजनीति। हम लोगों ने जो, हम उनके पाठक हैं जोशी जी और हम सब लोग जो पढ़ते हैं, हमने उनको नारे का कवि कहना शुरू कर दिया। ये नारा बेचते हैं, एक आंदोलन बेचते हैं, एक चमत्कार बेचते हैं। तो अब उनकी 3 संग्रह आए लगातार। मैं सुशील से भी कह रही थी कि उनका एक नया संग्रह आया है, नए मनु का प्रेम। कामायनी की तरह, कामायनी को यदि सरल, मैडम आपको मैं दूंगी पढ़ने के लिए, बहुत अद्भुत संग्रह आया है। जगूड़ी जी, मैं अभी आज सुबह जब मुझे सुशील मिला तो मैंने कहा जगूड़ी जी में कैसे कविता में परिवर्तन आया है, इन 3 संग्रहों से आया है। उससे पहले के जो संग्रह है उनके 8-9 संग्रह, उनमें वो जैसे कि अपने आप को पिघला रहे हैं, अपनी छटपटाहट व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर क्रोध है, समय को लेकर के, राजनीति को लेकर के क्रोध है। उस क्रोध को कहीं ना कहीं, जितने लोग उतने प्रेम, लगता है ना कितना प्रेम की कोई कविता होगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब बनावट है, सब दिखाई दे रहा है, सब चमत्कार है, सब लोग प्रेम को अलग अलग ढंग से कह रहे हैं। बड़ी अच्छी पुस्तक है, आप लोग अवश्य पढ़िएगा। तो नए मनु का प्रेम एक कविता, और मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं दूसरी पुस्तक, और तीसरी ये कविता का अमर फल। ये 3 पुस्तकें उनकी पहली वाली 9 पुस्तकों से बिल्कुल अलग है, मिजाज में अलग है, भाषा में अलग है। असली में जगूड़ी जी भाषा के चमत्कार के कवि हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक शब्द को लिखते हैं और फिर बाद में उसके पर्यायवाची को ढूंढते हैं कि कठिन से कठिन शब्द कहाँ से ढूंढा जाए। उनकी कविताओं को पढ़ते हुए लगता है कि कितना कठिन, कितना ढंग से कविता को, जैसे उनके, मैं सुशील और भारती एक दिन गए कि हम क्या आजकल क्या कर रहे हैं, कविता को ठीक कर रहा हूँ। उनका पहला शब्द था ठीक करने का मतलब यह है कविता को गूढ़ से गूढ़ कैसे बनाया जाए, कविता को लोगों के पीछे अभिप्रेत कैसे किया जाए, उसको नुकीला कैसे बनाया जाए। जैसे कि एक तीर बनाने वाला बार बार तीर को पतला से पतला करता है कि वो सीधे असर करे, ऐसे ही वो कविता को बनाते हैं। अद्भुत है उनकी कविता। अमर, जो कविता का अमर फल कविता है, असली में कविता का जो रस होता है वो अमर फल ही होता है। वो उन्होंने भर्तृहरि का दृष्टांत जरूर दिया है कि पिंगला को उन्होंने गोरक्षनाथ आए और उन्हें भर्तृहरि के माथे पर हाथ लगाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा वैरागी है, उन्होंने उसको एक फल दे दिया, कहा ये फल जो प्रिय है उसको दे दो।
उन्हें पिंगला को दे दिया, पिंगला ने सेनापति को दे दिया, सेनापति ने वैश्या को दे दिया, वैश्या राजा से प्रेम करती थी कि मैं क्या करूँगी, आगे उसने राजा को दे दिया। वैराग्य उत्पन्न हो गया और एक आजा और गोरखनाथ में उसमें दीक्षित हो गए। मैं ये भी लाई थी कि भरतजी के नीति शतक, वो व्यक्ति जो इतना कामी था उसने 3 शतक लिखे, नीति, श्रृंगार और वैराग्य। मैंने जब अमर फल को ये पढ़ा तो पहले मैंने नीति ये वैराग्य शतक भी पढ़े। मैंने कहा जगूड़ी जी ने ये नाम दिया है, ये ऐसे ही नहीं दे दिया होगा। वो उनके वो कभी शब्दों के सच को पहचानने वाले, शब्दों की ताकत को पहचानने वाला कवि अपनी पुस्तक के लिए अमर फल शब्द दे रहा है तो, और भर्तृहरि का नाम ले रहा है। मैंने महेश कटारे की बहुत बड़ा उपन्यास है भर्तृहरि का, उसको पढ़ा और मैंने जाना कि जो कविता है वो ही यश का आया है, इसी से आदमी जिंदा रहता है, यही अमर फल है, यही यशस्वी होने का एक कारण है। जिसके पास कविता है उसने वो अमर फल चख लिया है। इसलिए गणिका अपने पास नहीं रखती कि मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो शब्द नहीं है, मेरे पास राग नहीं है, मेरे पास रस नहीं है, इसके पास तो सब कुछ है। इसको ये अमर फल जाना चाहिए। ये अमर फल भर्तृहरि का अमर फल नहीं है, ये जगूड़ी जी का अमर फल है, जिससे कि वो यशस्वी होना चाहते हैं। और जो जिसके पास भी शब्द है, जो भी शब्द सारथी है, जो शब्द योद्धा है, जो शब्द पुरोधा है, उसके पास अमर फल है। धन्यवाद। बहुत अच्छे। अब मेरे ख्याल से आज हम उसको विराम देते हैं, क्योंकि अब अंधेरा भी हो रहा है। बहुत अच्छी चर्चा, और यद्यपि आज हमारे मध्य वो स्वयं नहीं आ पाए, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी पुस्तक और उनकी लेखनी पर काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। मैं राधा जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन देंगे। आज आप सब यहाँ आए, हम लोगों का एक तरह से दिवाली आज बनी है, क्योंकि आज आप सब लोग दीपों की तरह यहाँ पर उपस्थित हुए। फुलवारी बिल्कुल आज सुशोभित हो गई, गुलजार हो गई और प्रज्वलित हो गई। और जगूड़ी जी के अस्वस्थ होने के बाद भी इतनी सार्थक यहाँ चर्चा हुई। पैनल पे तीनों लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, डॉक्टर सुधा रानी, आदरणीय डॉली डबराल जी, अनिल रतूड़ी जी, और यहाँ पर जिन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, देवेश जोशी जी और सविता मोहन जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। और सारा जो यहाँ ऑडियंस बैठा, इतने धैर्य से आप लोगों ने ये चर्चा सुनी, आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार। और मेरा पुनः यही अनुरोध करेगा कि बिना कुछ स्वल्पाहार लिए हुए आप लोग जाएंगे नहीं। बहुत ही सिंपल है सब कुछ। सुदामा की कुटी में आप आए हैं तो कुछ लेके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम लोग पुनः इसको आयोजित करेंगे जब उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब पुनः उसके लिए ज़रूर उपस्थित होंगे। और आज इतने सारे नए सम्मानित मित्र यहाँ पर आए हैं, आप सबको हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए अब है सुनहरा मौका। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज केके टावर, कारगी रोड, देहरादून लेकर आया है 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और साथ ही इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी। आज ही डायल करें 9557356148 पर।